हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे ऑफ चैप्टर 6 दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एग्जाम्पल 6.1 की अगर बात करें, क्वेश्चन क्या है, कंसीडर एक्सपेरिमेंट 6.2। एक्सपेरिमेंट 6.2 क्या है, फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ which is equal to rate of change of magnetic flux is directly proportional to minus d phi by dt। अगर आपको थ्योरी वाले लेक्चर्स में याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो आप थ्योरी वाले लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है। A part of the question is what would you do to obtain a large deflection of the galvanometer। अगर हम गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन को शो करना चाहते हैं तो हम कौन कौन से स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। देखो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को रिकॉल कर लेते हैं। कंसीडर करो, हमने क्या किया है, कॉइल ले ली, ठीक है। इस कॉइल के साथ हम बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं और एक की को कनेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस। इस कॉइल में से हम करंट को पास करवाएंगे, ठीक है, करंट की वैल्यू को चेंज करवाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक और कॉइल को प्लेस किया हुआ है और इस कॉइल के साथ हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया हुआ है, ठीक है। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब यहाँ से करंट की वैल्यू वेरी करेगी, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब क्या है, जब करंट वेरी करेगा, करंट इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी which passes through this neighboring coil as well, ठीक है, जिसके कारण क्या, magnetic flux linked with this coil changes, so induced EMF is produced in this coil। clear। फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड एरिया वेक्टर A। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, क्या फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। फ्लक्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड विच इज डिपेंड्स ऑन करंट, एरिया, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। इन सारे फैक्टर्स को वेरी करवा के हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या स्टेप्स बनेंगे हमारे। फर्स्ट इज कनेक्ट ए पावरफुल बैटरी अक्रॉस द कॉइल 1। कॉइल 1 के अक्रॉस जितनी पावरफुल बैटरी हम कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा करंट हम यहाँ पे वेरी करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मूव कॉइल 1 टूवर्ड्स 2 रैपिडली। कॉइल 1 को बार बार रैपिडली कॉइल 2 के क्लोज लेके जाएंगे, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होगी, जितनी ज़्यादा फ्लक्स में वेरिएशन होगी इंड्यूस ईएमएफ भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एंड हेंस इंड्यूस करंट विल बी मोर। थर्ड स्टेप, यूज अ सॉफ्ट आयरन रोड इनसाइड कॉइल 1। कॉइल 1 के अंदर हम क्या करेंगे, एक आयरन रोड को इंसर्ट कर देंगे विच helps in the production of more induced EMF and hence induced current in this second coil। Now the B part of the question is how would you demonstrate the presence of an induced current in absence of a galvanometer। मान लो अगर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट ना करें, ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि इस कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करो, गैल्वेनोमीटर की जगह यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट कर दो, ठीक है। जब इस कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि इस कॉइल में से करंट पास कर रहा है। By replacing galvanometer with a small electric bulb, if bulb glows then there is induced current in the coil। Simple question था। Example 6.2 is a square loop of side 10 cm। साइड हमें क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर and resistance 0.5 ohm, resistance is 0.5 ohm, is placed vertically in the east west plane। east west plane में इसको vertically place किया गया है, ठीक है। A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across plane in northeast direction। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर रहे हैं, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, इट इज B1 इज 0.10 टेस्ला। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है ये। नॉर्थ और ईस्ट में एंगल कितना होगा, 90 का होगा, तो ये वाला एंगल हमारा कितने का बनेगा, इट विल बी ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट मीन्स इट इज in between the north and east direction, hence this angle is of 45 degree. Next, the magnetic field is decreased to 0 in 0.70 second. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिर क्या हो जाती है, 0। कितने टाइम में, लेट कर लो टाइम को हम dt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज 0.70 सेकेंड एट अ स्टेडी रेट। Determine magnitude of induced EMF and current during this time interval. हमें induced EMF and induced current की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो induced EMF according to Faraday's second law क्या होता है, it is equal to minus d phi b by dt। d phi b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। d phi is change of magnetic flux। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E is equal to minus d by dt of phi 2 minus phi 1, ठीक है। ऐसे आप इसको लिख सकते हो। d phi b बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू phi 2 minus phi 1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहाँ d नहीं आएगा, ठीक है। d phi b इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पहले phi 1 और phi 2 को कैलकुलेट करना होगा और इस इक्वेशन में दोनों की वैल्यूज को पुट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, phi 1 को पहले फाइंड करते हैं। phi 1 हमारे पास क्या होगा, B1A cos थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, देखो दिस इज B1 एरिया वेक्टर। B1 में और A में एंगल, एरिया वेक्टर क्या होगा, इस प्लेन का आउटवर्ड होगा, ठीक है, नॉर्मल। तो कितना एंगल है यहाँ पे 45 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल हम कितना लेंगे 45 डिग्री। B1 इज 0.10 टेस्ला इनटू एरिया। सिंस दिस लूप इज अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड इनटू साइड, विच बिकम्स 10 raised to power minus 2, 10 raised to power minus 1 into 10 raised to power minus 1, it becomes equal to 10 raised to power minus 2 into cos 45, it is equal to 1 by root 2, it is equal to 1 by root 2। On solving this it becomes equal to, यहाँ से डेसिमल को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 upon 100 root 2 into 10 raised to power minus 2, it becomes 10 raised to power minus 3 upon under root 2, this is the value of flux phi 1। Now to find phi 2, phi 2 के लिए अगेन हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, which is equal to phi 2 is equal to B2A cos 45 डिग्री। B2 हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, B2 is 0, so we can say that flux phi 2 becomes 0। Now to find induced EMF, E किसके इक्वल होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, इट इज इक्वल टू phi 2 minus phi 1 अपॉन dt। phi 2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस phi 1 इट इज 10 raised to power minus 3 अपॉन रूट 2 अपॉन dt। dt किसके इक्वल होगा, इट इज 0.70 सेकेंड। ऑन सॉल्विंग इट the induced EMF becomes E is equal to 10 raised to power minus 3 अपॉन रूट 2 इंटू 70, डेसिमल यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 100। रूट 2 किसके इक्वल होता है, 1.414, इट बिकम्स इक्वल टू 10 raised to power minus 3 plus 1, 10 raised to power minus 2 अपॉन रूट 2, दैट इज 1.414 इंटू 7, डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 raised to power 3 वाला डेसिमल हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। 1414 इंटू 7, इट बिकम्स इक्वल टू 10 raised to power minus 2 plus 3, इट बिकम्स 10 अपॉन
9898। 10 को 9898 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज 0.001, 0.001, और वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू 1 into 10⁻³ volt, which is approximately equal to 1 millivolt. This is the induced EMF, 1 millivolt. Now we have to find the magnitude of induced current in this question. Induced current का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? I is equal to induced EMF by resistance R. Induced EMF अभी हमने कैलकुलेट की है, that is equal to 1 into 10⁻³ volt. रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.5 ओम. रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देते हैं, इट इज 0.5 ओम. द इंड्यूस्ड करंट बिकम्स इक्वल टू, डेसिमल रिमूव करेंगे, 10/5 इंटू 10⁻³ विच बिकम्स इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर. इट मीन्स इंड्यूस्ड करंट इज 2 मिली एम्पियर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Next, example 6.3 is a circular coil of radius 10 centimeter. The radius of the circular coil is 10 centimeter, which becomes equal to 10⁻⁻1 meter. 500 turns. Number of turns हमें कितनी given है? 500, and resistance 2 ohm. Resistance is 2 ohm. Is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field. हमें एक सर्कुलर कॉइल गिवन है लाइक दिस. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ Earth's magnetic field. Let this is horizontal component of Earth's magnetic field. The plane of coil is perpendicular to this. Clear? फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर. फिर हम इसको रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर. ये क्या होगा? इसका वर्टिकल डायामीटर होगा. ठीक है, इसके क्रॉस हम इसको रोटेट करेंगे थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड. अभी इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन. एरिया वेक्टर इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन. फिर हमने क्या किया? इसको रोटेट करवा दिया बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. जब हम इस कॉइल को रोटेट करवाएंगे तो इस तरह की फिगर हमारे पास बनेगी. दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ. कॉइल को हम रोटेट करवा रहे हैं बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. अब एरिया वेक्टर इधर पॉइंट करेगा. ठीक है, लाइक दिस. एंगल इज 180 डिग्री. टाइम हमें कितना गिवन है? 0.25 सेकेंड. Estimate magnitudes of EMF and current induced in the coil. हमें induced EMF and induced current की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है. Horizontal component of Earth's magnetic field at places. अर्थ का horizontal component हमें गिवन है 3 into 10⁻⁻5 टेस्ला. सबसे पहले induced EMF की अगर हम बात करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? मोड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन d∅/dt. ये फॉर्मूला हमने बहुत बार अप्लाई कर लिया है, आपके टिप्स से हो जाना चाहिए ये फॉर्मूला अभी तक. ठीक है, d∅ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन फ्लक्स. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू एन इंटू ∅2 माइनस ∅1 अपॉन dt. ∅1 और ∅2 को हमें कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, ∅1 हमारा क्या होगा? इट इज इक्वल टू BA cos θ1. इनिशियल एंगल हम क्या ले रहे हैं? θ1. देखो यहाँ पे इस फिगर में देखो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पॉइंटिंग इन दी सेम डायरेक्शन. तो यहाँ पे इनिशियल एंगल थीटा क्या होगा? 0 डिग्री. लेट इट इज θ1. फिर हमने क्या किया? इस कॉइल को 180 डिग्री से रोटेट करवा दिया. अब एरिया वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हेयर? इट इज 180 डिग्री. फाइनल एंगल हमारे पास क्या आ रहा है? 180 डिग्री.
तो यहाँ पे हम इसको θ2 लिख देते हैं और θ1 हमारे पास क्या है 0 डिग्री। अब यहाँ पे हमें φ1 कैलकुलेट करना है। φ1 क्या है BA cos θ1। B की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला इंटू A एरिया ऑफ द कोयल इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आर कितना गिवन है हमें रेडियस 10⁻⁻1 मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे 10⁻⁻1 का स्क्वायर इंटू कोस 0 इनिशियल एंगल कितना है 0 कॉस 0 क्या होता है 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 पाई इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻2 बिकम्स 10⁻⁻7 वेबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या किसकी वैल्यू आ गई φ1 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है φ2 कैलकुलेट करना है। φ2 के लिए हम अगेन फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इन दिस केस इट इज इक्वल टू BA cos θ2। B मैग्नेटिक फील्ड इज 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला इंटू एरिया वेक्टर इज पाई आर स्क्वायर विच बिकम्स 10⁻⁻1 का स्क्वायर इंटू कोस 180 डिग्री। cos 180 इज -1। ठीक है, तो हमारे पास फ्लक्स φ2 किसके इक्वल आ जाएगा -3 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर। द SI यूनिट्स ऑफ फ्लक्स इज वेबर। नाउ टू फाइंड इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF किसके इक्वल है इट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू N नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितनी गिवन है 500 इंटू मोड ऑफ φ2 माइनस φ1 it becomes -3 pi into 10⁻⁻7 minus 3 pi into 10⁻⁻7 upon time. Time is 0.25 second. On solving it, it becomes 500 into ये वाला डेसिमल रिमूव कर देते हैं 100/25 इंटू क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3 पाई -3 पाई इट बिकम्स -6 पाई। बट मोड है तो नेगेटिव टर्म भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी इट बिकम्स +6 पाई इंटू 10⁻⁻7। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF किसके इक्वल आ जाएगा 5 4 जा 20 20 into 6 becomes 120 20 into 6 becomes 120 pi into 10⁻⁻7 plus 2 it becomes 10⁻⁻5। फर्दर पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 120 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻5। ये वाला डेसिमल रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल क्या बन जाएगा 12 इंटू 314 इट इज 3768 इंटू 10⁻⁻5 -1 इट बिकम्स 10⁻⁻6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.768 into 10⁻⁻3 which can be written as 3.8 into 10⁻⁻3 volt. This is the answer of our induced EMF. Now we have to find induced current in this question. Induced current किसके इक्वल होगा induced EMF upon resistance. Induced EMF अभी हमने कैलकुलेट किए 3.8 into 10⁻⁻3 volt upon resistance. Resistance is 2 ohm. Induced current becomes 1.9 into 10⁻⁻3 ampere. This is the answer of our induced current. Clear? Example 6.4. Figure 6.7 shows planar loops of different shapes moving out of or into a region of a magnetic field which is directed normal to the plane of loop away from the reader. Determine direction of induced current in each loop using Lenz law. देखो अब हमें इस क्वेश्चन में 3 लूप्स गिवन है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों केसेस में हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना है बाय यूजिंग लेंस लॉ। पहले फर्स्ट लूप को कंसीडर करते हैं। ठीक है, बाय कंसीडरिंग फर्स्ट लूप
इस लूप में देखो लूप किधर मूव कर रही है, लूप की वेलोसिटी हमें किस डायरेक्शन में गिवन है, इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो लूप का ये वाला एंड है ए बी, इट इज आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। धीरे धीरे ये लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल या लिंक्ड विद लूप increases, linked with loop increases। जब फ्लक्स की वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे ने क्या कहा था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड दिस क्लोज्ड लूप। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे, according to Faraday's law, induced EMF is produced inside the loop due to the change in magnetic flux. Now applying Lenz law, देखो जब induced EMF प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब इंड्यूस करंट इस लूप के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। According to Lenz law, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सच दैट इट अपोजेस द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड करंट will be pointed such that it opposes increase in magnetic flux। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो उस टाइम पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। देखो थंब को इस तरह से प्लेस करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका मतलब जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट का काम क्या है, अपोज करना, इसलिए इंड्यूस करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज फ्रॉम DA BC DA, ये वाला पाथ इंड्यूस करंट फॉलो करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करके भी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो। देखो अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, हमें फ्लक्स को डिक्रीज करवाना है। तो करंट देखो जब फिंगर्स को आप एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर पॉइंट कर रही है, आउटवर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ इन सेकेंड लूप, अब हम सेकेंड लूप को कंसीडर करें, लेट दिस इज अवर सेकेंड लूप। सेकेंड लूप की शेप इरेगुलर हमें गिवन है, बट जो इसकी डायरेक्शन है देखो किस साइड में ये मूव करी है, इट इज मूविंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है, तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू वेरी कर रही है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ अप्लाइंग लेंज लॉ, जब हम लेंज लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा इंड्यूस करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोकेगा, अपोज करेगा। ठीक है, इंड्यूस करंट का काम ही क्या है, ऑपोजिशन ऑफर करना, अपोज करना। ये ना तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज होने देता है और ना ही डिक्रीज होने देता है। देखो अब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इंड्यूस करंट इसको डिक्रीज होने से रोकेगा। तो यहाँ पे फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इट विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है,
इंड्यूस करंट की डायरेक्शन उस केस में क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट लूप में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ जो क्या करेगा, इंक्रीज को अपोज करेगा, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ऑपोजिट टू दी प्राइमरी करंट। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो तो इंड्यूस करंट उसको डिक्रीज होने से रोकेगा। इसलिए आप यहाँ पे क्या कहोगे कि जो भी इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन प्राइमरी करंट, जो पहले करंट फ्लो कर रहा है उसके सेम होगी, ठीक है, वो उसको डिक्रीज नहीं होने देगा, तो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि सेकेंड पार्ट में इंड्यूस करंट के डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोक रहा है, उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। नाउ इन थर्ड लूप में अगर हम बात करें, देखो ये हमारे पास क्या है, दिस इज थर्ड लूप। पहले सेकेंड लूप में करंट की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो हमें ये तो पता लग गया कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। पाथ क्या होगा इसका, इट विल बी अलोंग ए बी सी डी ए। देखो क्लॉकवाइज पाथ फॉलो होगा, ठीक है, ए बी सी डी ए। नाउ इन थर्ड लूप में अगर हम बात करें, थर्ड लूप इज ऑल्सो मूविंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड लूप भी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन इस केस में क्या करेगा, डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स गेट्स डिक्रीज इन दिस केस। अगेन इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा लूप के अंदर। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, सच दैट इट अपोजेस डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोकेगा, तो उसमें डायरेक्शन फिर इंड्यूस करंट की क्या होगी, इट विल बी क्लॉकवाइज। पाथ कौन सा होगा, देखो इट विल बी लाइक दिस, ए सी बी ए। पाथ क्या होगा, ए सी बी ए। क्लियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6.4। एग्जाम्पल 6.5 ए पार्ट, ए क्लोज्ड लूप इज हेल्ड स्टेशनरी in magnetic field between north and south poles of two permanent magnets held fixed। यहाँ पे हमें मैग्नेट्स क्या गिवन है, फिक्स्ड, वो मूव नहीं कर रहे हैं, और उन दोनों मैग्नेट्स के सेंटर में हम क्या प्लेस कर रहे हैं, एक क्लोज्ड लूप को प्लेस कर रहे हैं विच इज ऑल्सो स्टेशनरी। इट मीन्स बोथ द लूप एंड मैग्नेट्स आर स्टेशनरी, दे आर नॉट मूविंग। कैन वी होप टू जनरेट करंट इन लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज कर लेते हैं तो क्या लूप में हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, येस और नो। तो इस पार्ट का आंसर हमारा क्या होगा, नो, वी कैन नॉट जनरेट करंट, हम करंट को यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकते। मान लो ये हमारे पास मैग्नेट्स हैं, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इन दोनों मैग्नेट के सेंटर में हमने एक क्लोज्ड कॉइल को प्लेस कर दिया। अब ये दोनों मैग्नेट्स और ये कॉइल तीनों क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स आपने यूज़ कर लिए तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिसका मतलब क्या है, फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा, बट क्या ये फ्लक्स वेरी कर रहा है, देखो ना तो मैग्नेट्स मूव कर रहे हैं और ना ही कॉइल मूव कर रही है, फ्लक्स रिमेन सेम। फ्लक्स इस केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब फ्लक्स वेरी करेगा, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस केस में फ्लक्स स्ट्रॉन्ग तो है बट वेरी नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सो नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड हियर। कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी, हेंस नो इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड हियर। यहाँ पे कोई इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, हेंस नो इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड हियर।
Now the B part of the question is, a closed loop moves normal to the constant electric field between the plates of a large capacitor. देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, एक लार्ज कैपेसिटर, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. अब हम क्या कर रहे हैं, इस कैपेसिटर में एक क्लोज्ड लूप को प्लेस कर रहे हैं. इस तरह से हमने एक क्लोज्ड लूप को प्लेस कर दिया, विच मूव्स नॉर्मल टू दी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लाइक दिस. ठीक है. इज ए करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, क्या इस लूप में कोई भी करंट प्रोड्यूस होगा, व्हेन इट इज होली इनसाइड द रीजन बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स. फर्स्ट पार्ट क्या है, हम इस लूप को इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट प्लेस कर रहे हैं. ठीक है. तो आंसर क्या होगा, नो, देयर विल बी नो करंट इंड्यूस्ड. यहाँ पे कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा. देखो करंट इंड्यूस कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी करेगी, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और फिर हमारा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है. ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये सब बातें. बट कैपेसिटर के अंदर क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, आंसर इज नो. इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है. कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है. ठीक है. कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होता. ठीक है. तो आंसर क्या होगा, नो, देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड. Now the second part of this question is, when it is partially outside the plates of capacitor, the electric field is normal to the plane of loop. देखो अब क्या कह रहे हैं कि हमने अगेन एक कैपेसिटर ले लिया, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट ऑफ कैपेसिटर. अब हम कॉइल को इस तरह से प्लेस कर रहे हैं. ठीक है. विच इज पार्शली इनसाइड द कैपेसिटर एंड पार्शली आउटसाइड द कैपेसिटर. क्या इस केस में कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, अगेन द आंसर इज नो. इस केस में भी कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा. अगेन सेम रीजन, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड. कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, चाहे लूप कैपेसिटर के अंदर है चाहे लूप कैपेसिटर के बाहर है. ठीक है. दोनों केसेस में इंड्यूस करंट रिमेन्स जीरो. नाउ द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, ए रेक्टेंगुलर लूप एंड ए सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन. देखो एक हमें रेक्टेंगुलर लूप गिवन है और एक हमें सर्कुलर लूप गिवन है. ठीक है. बोथ आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. दोनों मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है. इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज होगा दोनों केसेस में. ठीक है. विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट. हमें ये तो पता है कि जब फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी, मतलब फ्लक्स वेरी कर रहा है, इंड्यूस ईएमएफ दोनों केसेस में प्रोड्यूस होगा. अब क्वेश्चन ये है कि किस केस में इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द पैसेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन, द फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप्स. देखो अब हमारे पास फ्लक्स इस केस में क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा. मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. ठीक है. एंगल की अगर बात करें थीटा, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट इन दिस क्वेश्चन. फ्लक्स फिर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन एरिया. फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया वेक्टर इन दिस क्वेश्चन. देखो रेक्टेंगुलर लूप की जब बात करते हैं, ठीक है, अब रेक्टेंगुलर लूप देखो मूव करता करता लेट कर लो, कंसीडर कर लो, इस तरह से बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड से. ठीक है. पहले रेक्टेंगुलर लूप का इतना एरिया बाहर आया. ठीक है. फिर इतना आया, फिर ये वाला एरिया बाहर आएगा, फिर ये वाला. ठीक है. इक्वल टाइम में इक्वल एरिया बाहर आएगा बिकॉज इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v. तो इसका मतलब क्या है,
यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट अगर हम सेकंड केस की बात करें, ठीक है, सेकंड केस में लेट कर लो ये इस तरह से लूप हमारी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है। पहले देखो इसका इतना एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आया, फिर ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों एरिया का कंपैरिजन करो तो ये स्मॉलर है और ये लार्जर है। सिमिलरली फिर ये वाला एरिया बाहर आएगा, फिर ये वाला, तो एरिया कभी डिक्रीज हो रहा है कभी इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इट्स शेप। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगा, बट रेक्टेंगुलर लूप के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा कांस्टेंट रहेगा ड्यू टू इट्स शेप। Hence we can say that the induced EMF remains constant in case of rectangular loop because the rate of change of area of loop during its passage out of the region remains constant. D part of the question is predict the polarity of capacitor in situation described by this. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझो। देखो अब फिगर में हमें एक कॉइल गिवन है, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर अटैच्ड है, दिस इज ए प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड दिस इज बी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पे फिर हमने टू मैग्नेट्स को प्लेस किया हुआ है, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट विच इज मूविंग टूवर्ड्स दिस कैपेसिटर कैरिंग कॉइल एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट विच इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स दिस कैपेसिटर, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं और साउथ में इनवर्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से आउटवर्ड और साउथ में इनवर्ड। देखो अगर हम इसकी बात करें, इस मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से मूव करेंगी, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी लाइक दिस। अगर इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो यहाँ पे इस रीजन में अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज साउथ में उनकी डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो यहाँ से हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा इन दिस डायरेक्शन। जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्लक्स की वैल्यू वेरी कर रही है, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, सच एज टू अपोज दिस इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोकेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो इंड्यूस करंट इस लूप के अंदर प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड्स दिस साइड, टू अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स, ठीक है। देखो इसको हमने दोबारा से ड्रॉ कर लिया ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सके। देखो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, जिसके कारण यहाँ पे इस कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, जिसका काम क्या होगा, फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करना। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हेयर। देखो अब थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करो और फिंगर्स को कर्ल करो। देखो फिंगर्स इस तरह से मूव कर रही हैं, देखो ए से बी की तरफ फिंगर्स मूव कर रही हैं। देखो अब ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये कॉइल कैरिंग कैपेसिटर, इट इज बिहेविंग लाइक अ सोर्स, इट इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स। अगर हम सेल की बात करें, देखो सेल क्या करता है, एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। सेल के अंदर करंट किस डायरेक्शन में मूव करता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहाँ पे इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो बी प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, फिर बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इट बिहेव्स लाइक अ नेगेटिव पोलैरिटी प्लेट, और ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया। एग्जाम्पल 6.6 इज ए मेटेलिक रोड ऑफ 1 मीटर लेंथ
लेंथ ऑफ रोड हमें कितनी गिवन है 1 मीटर, इज रोटेटेड विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज 50 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड with one end hangs at the center and other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 मीटर। एक सर्कुलर मेटेलिक रिंग गिवन है जिसका रेडियस है 1 मीटर। फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये हमारे पास सर्कुलर रिंग है विच इज़ प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेट दिस इज द रोड ऑफ 1 मीटर लेंथ। इसका एक एंड सेंटर के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड सर्कुलर रिंग के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, फिर हमें क्या गिवन है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग ए कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी गिवन है, इट इज़ 1 टेस्ला। पैरेलल टू एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड द मेटेलिक रिंग। ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, देखो ईएमएफ इन केस ऑफ रोटेशन, अब ये जो रोड है ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने ये वाले थ्योरेटिकल डेरिवेशंस में पढ़ा हुआ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू BLV। इन केस ऑफ रोटेशन ये क्या होगा, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, रोटेशन के केस में इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इट इज 1 टेस्ला इंटू लेंथ ऑफ रोड इट इज 1 मीटर। 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, इंटू 2 इंटू पाई, पाई इज 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी विच इज 50 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। इसको सॉल्व करते क्या बन जाएगा, देखो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स 3.14 इंटू 50। डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, 314 इंटू 50 बाई 100, 50 2 जा 100, 2 के टेबल पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया, 157 वोल्ट। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। एग्जाम्पल 6.7 इज ए व्हील विद 10 मेटेलिक स्पोक्स। नंबर ऑफ स्पोक्स हमें कितनी गिवन है, 10, ईच 0.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ ईच स्पोक इज 0.5 मीटर, is rotated with a speed of 120 revolutions per minute। स्पीड हमें फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, इट इज 120 revolutions per minute। इसका मतलब क्या है, 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड्स में, 60 सेकेंड्स में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज 120। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमें क्वेश्चन में कितने गिवन है, 120। ठीक है, 120 इन 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस किसके इक्वल होंगे, इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 120 बाई 60 विच इज इक्वल टू 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। नेक्स्ट, in a plane normal to horizontal component of Earth's magnetic field HE at a place। HE की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.4 गॉस। HE इट इज 0.4 गॉस। इसको SI टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला विच बिकम्स 4 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। Next, at the place what is induced EMF between axle and rim of the wheel। इस क्वेश्चन में हमें induced EMF को कैलकुलेट करना है between axle and rim of the wheel। induced EMF का फॉर्मूला क्या होगा, it is equal to half B L square ओमेगा। B मैग्नेटिक फील्ड B हमें कितनी गिवन है, it is 4 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला इंटू एल स्क्वायर। एल क्या हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओमेगा। ओमेगा किसके इक्वल होता है, इट इज़ 2 पाई म्यू। इट बिकम्स 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड
इंटू टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 4 2 जा 8 पाई इंटू दिस 0.25 इंटू 10⁻⁻⁵। डेसिमल्स रिमूव करते हैं और पाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये क्या होगा, 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁵ अपॉन 100। डेसिमल रिमूव कर दिया, ये वाला डेसिमल भी रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास 100 आ जाएगा। ऑन फर्दर सॉल्विंग ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8। हमारे पास क्या बच रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 2 इंटू 314 विच बिकम्स 628 into 10⁻⁻⁵ -2, it becomes -7. In standardized form it is written as 6.28 into 10⁻⁻⁵ volt. This is the answer of induced EMF. अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, देखो हमें इस तरह से एक व्हील गिवन है which has spokes 10 spokes like this, ठीक है, इस तरह से spokes हमें यहाँ पे गिवन है। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस कर दिया। जब ये रोटेट करेगा, ठीक है, जब ये रोटेट करेगा तो हर एक स्पोक एक सोर्स की तरह बिहेव करेगी। देखो किस तरह से, हम मान लो यहाँ पे एक सेल को कनेक्ट कर देते हैं, अब हर एक स्पोक क्या कर रही है, एक सेल की तरह बिहेव कर रही है, तो सेल के अंदर चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे इस एंड पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इनसाइड द सेल चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पे हर एक स्पोक का पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करेगा। अब आप कह सकते हो कि हर एक स्पोक एक सोर्स की तरह बिहेव कर रही है विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो पॉजिटिव एंड्स ऑफ ईच स्पोक इज कनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड नेगेटिव आर एट अनदर, सो वी कैन से दैट इन दिस क्वेश्चन द 10 spokes are connected like this in a parallel combination up to 10 spokes. जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ रिमेन्स सेम, करंट डिवाइड होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। इसलिए हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, उन्हें लगता है दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू वन स्पोक, फिर इसको लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर उस केस में क्या आएगा, 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट, जो कि हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, आपको ध्यान रखना है कि ये सारे स्पोक्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो टोटल जो ईएमएफ होगा पूरे सर्किट का दैट रिमेन्स सेम। पूरे सर्किट का, पूरी स्पोक्स का इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, 6.28 इंटू 10⁻⁻⁵ वोल्ट। क्लियर। 6.8 is the arm PQ of the rectangular conductor is moved from x is equal to 0 outwards. Uniform magnetic field is perpendicular to the plane. देखो इस तरह से हमें एक फिगर गिवन है जिसमें हमें आर्म PQ गिवन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंडक्टर विच इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, ठीक है। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। नेक्स्ट, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम x0 से xb तक वो एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। फिगर में देखो x0 से लेके xb तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक्सटेंड हो रही है एंड इज 0 फॉर x ग्रेटर देन b। जब b से बाहर बात करें, ठीक है, x ग्रेटर देन b, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है। ओनली द आर्म PQ possesses substantial resistance R. Consider situation when arm PQ is pulled outwards from this to this. फिर हम क्या करेंगे, PQ आर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक मूव करवाएंगे and is then moved back to x is equal to 0 with constant speed v. फिर इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पे लेके आएंगे, दोनों केसेस में वेलोसिटी सेम रहेगी, दैट इज v. ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर फ्लक्स। फ्लक्स के लिए हमें एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म एंड द पावर डिसिपेटेड एज जूल हीट। स्केच द वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटीज विद डिस्टेंस।
कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम? देखो ये वाला फिगर हमें ध्यान में रखना है जो हमें गिवन है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड मोशन, फॉरवर्ड मोशन इज फ्रॉम x 0 से लेके कहाँ तक गिवन है हमें, x टू b तक, 0 से लेके 2b तक फॉरवर्ड मोशन हमें गिवन है। मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the circuit PQRS के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो कितना होगा हमारे पास? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA, ठीक है। B क्या होता है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड, और A क्या होता है? एरिया वेक्टर। अब हमारे यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, पहले 0 से लेके B तक हम बात करेंगे, फिर B से 2B की बात करेंगे। 0 से B तक अगर हम डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, फ्लक्स किसके इक्वल होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू एरिया। एरिया यहाँ पे किसके इक्वल होगा? देखो लेंथ हमें कितनी गिवन है, L, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू BLX। यहाँ से हमें क्या पता लगा? फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज का हो रहा है, जैसे जैसे हम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फ्लक्स ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लक्स फॉर द सेकेंड रीजन, कौन सा रीजन होगा? नाउ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड लेस देन 2b। देखो यहाँ पे तो कौन सा रीजन होगा हमारा? x की वैल्यू b से ग्रेटर होगी और लेस देन इक्वल टू 2b, जो ये वाला रीजन है। इस रीजन की अगर हम बात करें तो फ्लक्स हमारा यहाँ पे किसके इक्वल होगा? इट इज अगेन इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया विच बिकम्स इक्वल टू BLB, ठीक है। एरिया क्या होगा? L इंटू B। देखो लेंथ L सेम रहेगी और ये वाला 2B माइनस B कितना हो जाएगा? B। सो वी कैन से दैट फ्लक्स इन दिस केस इज इक्वल टू BLB, which is also the maximum value of flux. It is also the maximum value of flux. क्लियर? अगर फ्लक्स की वेरिएशन की बात करें विद डिस्टेंस, देखो ये हमें फिगर गिवन है, पहले हम कैसे मूव कर रहे हैं? फ्रॉम x 0 से लेके x b तक। तो आप क्या देख रहे हो? इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन दिस रीजन। तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे b तक इंक्रीज करेगी, तो हमारा ग्राफ ये बनेगा। उसके बाद फिर B से 2B तक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो जाएगी, जो कितनी होगी? इट इज इक्वल टू BLB। B से लेके 2B तक फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी, बिकॉज here no magnetic field is present and the conductor is moving with constant velocity v। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू BLB। देन 2B से फिर हम क्या करेंगे? वापस आएंगे, 2B से वापस B तक आएंगे, फिर B से वापस 0 तक आएंगे। जब 2B से B तक आएंगे, बैकवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगा विद द सेम वेलोसिटी v। फ्लक्स अगेन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी B पॉइंट तक। फिर B से जब हम 0 डायरेक्शन में, ठीक है, B से जब इस पॉइंट पे जहाँ पे x 0 है उस पॉइंट तक हम मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये डिक्रीज होता होता फाइनली इस पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स विद डिस्टेंस इन ईच रीजन। नाउ वी हैव टू फाइंड इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो इंड्यूस्ड EMF के लिए कैसे करेंगे? इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? इंड्यूस्ड EMF
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम हमारे रीजन की बात करें, जो कि फर्स्ट रीजन है, दैट इज जीरो ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। इस रीजन के लिए अगर हम बात करें, फ्लक्स क्या है इस रीजन में, दैट इज बी एल एक्स। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बी और एल रिमेन्स कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन में क्या बचेगा, एक्स। एक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, हम कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन देखो हमारे पास क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम्स माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स, वेयर बी एंड एल आर कॉन्स्टेंट टर्म्स, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी v by which the conductor is moving, it becomes minus bl v for the reason x greater than equal to 0 and less than b। अगर हम सेकेंड रीजन के लिए बात करें, सेकेंड रीजन हमारा क्या है, फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड लेस देन टू बी। इस रीजन के लिए अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ इन दिस रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा, फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। इस रीजन में B से 2B में फ्लक्स कांस्टेंट है। जब फ्लक्स कांस्टेंट हो तो इंड्यूस ईएमएफ उस रीजन में क्या होगा, जीरो होगा। आप ग्राफ्स को कंपेयर भी कर सकते हो, देखो 0 से B तक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, 0 से B तक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। Induced EMF according to Lenz's law it opposes the increase in flux, ये फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करेगा, इसलिए यहाँ पे EMF क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये ओरिजिन है हमारा, आप देख सकते हो ग्राफ में हमने इंड्यूस्ड EMF को नेगेटिव प्लॉट किया हुआ है फॉर द रीजन 0 to B, और इसकी कितनी वैल्यू होगी, इट इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। फिर हम बात कर रहे हैं B से 2B, B से 2B, B से 2B फ्लक्स कांस्टेंट है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। B से 2B के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। फिर 2B से B के बात करें, ठीक है, 2B से B बैकवर्ड मोशन स्टार्ट हो गया। जब बैकवर्ड मोशन स्टार्ट होगा फ्लक्स अगेन रिमेन्स कांस्टेंट, फ्लक्स अगेन कांस्टेंट है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस केस इज आल्सो जीरो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस केस में भी जीरो होगा। फिर यहाँ पे B से जीरो के लिए हमारा फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है मतलब फ्लक्स के अंदर वेरिएशन आ रही है, जिसके कारण यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे देखो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है और इंड्यूस ईएमएफ उसको डिक्रीज होने से रोकेगा, ठीक है, फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोकेगा, तो इसलिए यहाँ पे ग्राफ हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। और इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, इट इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ बी एल वी। क्लियर, ये सब हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देखो जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो, जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि वो इंक्रीज को, फ्लक्स के अंदर जो इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करेगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हम सेम ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको डिक्रीज होने से रोकेगा, तो वो अपने आप को सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर लेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन, डिक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन। क्लियर, नाउ वी हैव टू फाइंड फोर्स, नेक्स्ट इज फोर्स नेसेसरी टू पुल दी आर्म, ठीक है। हमने यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट कर ली हैं, फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। Now we have to discuss about force necessary to pull the arm. यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, for this reason induced EMF is zero, ठीक है। For this reason it is equal to minus BLV and for this reason its value is equal to zero. Now
थर्ड पार्ट या थर्ड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज टू फाइंड फोर्स, टू फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द आर्म, ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द आर्म पी क्यू, टू पुल द आर्म पी क्यू, टू पुल द आर्म पी क्यू। अब हम बात करें, देखो हम यहाँ पे टू रीजंस की बात करें। पहला रीजन क्या है, फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी। सेकेंड रीजन है फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड लेस देन टू बी। इस रीजन के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, इट इज इक्वल टू माइनस बी एल वी, इट इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो I क्या होता है, V बाय आर। इन दिस केस इट इज इक्वल टू E बाय आर। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे EMF क्या हो जाएगा, BLV बाय आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। अगर इस रीजन के लिए करंट की बात करें तो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF जीरो है, दैट मीन्स इंड्यूस्ड करंट भी इस रीजन में क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। नाउ फोर्स required to pull the arm PQ in magnetic field। हमने ये पढ़ा हुआ है, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर। आप देख सकते हो हमारे केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड, ठीक है, आउट द प्लेन ऑफ पेपर लाइक दिस, और लेंथ वेक्टर को हम इस तरह से प्लेस करवा रहे हैं, ठीक है, लेंथ वेक्टर को हम इस तरह से प्लेस करवा रहे हैं। तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 90, ठीक है, दोनों में एंगल हमारा क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से है, एंगल क्या हो जाएगा, 90, साइन 91। तो फोर्स हमारा यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू BIL। करंट की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। करंट हमारे पास कितना है, इट इज इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू BLV बाय R इंटू L। फोर्स बिकम्स B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। फोर्स की वैल्यू कौन से रीजन के लिए है, इट इज फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन B। फॉर सेकेंड रीजन कौन सा है हमारे पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू b लेस देन 2b। इसके लिए फोर्स हमारा क्या होगा, जीरो। इंड्यूस करंट जीरो है तो फोर्स भी इस केस में जीरो होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस के साथ फोर्स की वेरिएशन को कैसे प्लॉट करेंगे, देखो इधर ध्यान दो, यहाँ पे हमने फोर्स का और डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। सबसे पहले कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, फ्रॉम जीरो टू बी। फोर्स यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। देखो EMF यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो फोर्स क्या होगा यहाँ पे, माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, क्लियर। फिर B से 2B में इंड्यूस्ड EMF जीरो है, इंड्यूस करंट जीरो होगा तो फोर्स भी वहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अगेन फॉर 2B से B के लिए अगर हम बात करें, इंड्यूस्ड EMF इज कांस्टेंट जीरो, इंड्यूस्ड EMF जीरो है, जिसका मतलब इंड्यूस करंट जीरो होगा तो फोर्स अगेन रिमेन्स जीरो हेयर। नाउ फॉर द रीजन B टू जीरो, ये कौन सा रीजन है हमारा, B टू जीरो। इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, इट इज प्लस BLV। So in this case the force exerted is also plus, which is equal to B square L square V by R, clear। Now the fourth is power dissipated as joule heat। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अगेन हम डिफरेंट रीजन्स की बात करेंगे। पहले बात करते हैं फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन P। करंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, करंट इज इक्वल टू BLV बाय R। सो वी कैन राइट हेयर B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R, which becomes equal to B square L square V square by R। Now for the reason when x is greater than equal to B
एंड लेस देन 2b। इस रीजन के लिए पावर हमारी क्या होगी, 0, बिकॉज इंड्यूस करंट इन दिस रीजन इज 0। नाउ अगर हम पावर डिसिपेटेड एज जूल हीट को डिस्टेंस के साथ वेरी करवाएं इन अ ग्राफ, तो किस तरह का ग्राफ हमारा प्लॉट होगा, देखो ये हमारे पास है रीजन 0 to b। 0 to b में पावर की वैल्यू मैक्सिमम है, दैट इज b स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। तो हमारा ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा। b से 2b के लिए पावर इज 0 बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, ऑल द फैक्टर्स आर 0 here. Now for the reason 2b to b, again the power remains 0. Again the power remains 0 because induced EMF is 0 here. Now for the reason b to 0, EMF is maximum, so we can say that power induced current is also maximum and power is also maximum, which is equal to b square l square v square by r. अब पावर देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पावर, ठीक है, डिसिपेटेड एज जूल हीट। यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी को हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव हम कंसीडर नहीं करते, इसलिए दोनों ग्राफ्स यहाँ पे पॉजिटिव ही बनेंगे। क्लियर? आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Example 6.9 is two concentric circular coils, one of smaller radius r1 and other of large radius r2, such that r1 is much less than r2, are placed coaxially with centers coinciding. देखो कंसीडर करो हमारे पास टू कॉइल्स हैं यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट कॉइल एंड दिस इज सेकेंड कॉइल। क्लियर? This is the center of these two coils, concentric coils given है। The radius of the first coil is r1, radius of the first coil is r1 and the radius of the second coil is r2, radius of the second coil is r2. Let this is the first coil and this is second coil. Second coil में हम करंट को पास करवा रहे हैं which is equal to I2, ठीक है। Obtain mutual inductance of the arrangement। जो लार्जर रेडियस की कॉइल है उसमें से हम करंट को वेरी करवाते हैं और स्मॉलर रेडियस की कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं करंट इज वेरिंग इन कॉइल 2, करंट इज वेरिंग इन कॉइल 2, magnetic flux is produced in other coil। कौन सी coil होगी, that is coil number 1। let the flux produced in coil 1 में कितना flux produce हो रहा है, that is equal to phi 1 is directly proportional to I2, ठीक है। किसके कारण हो रहा है, इस करंट I2 के कारण हो रहा है ना, जिसकी वैल्यू चेंज कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, phi 1 is directly proportional to I2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज M12, ठीक है, दैट इज I2। M12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड कॉइल। M12 हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इट बिकम्स इक्वल टू phi 1 by I2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मैग्नेटिक फील्ड produced by coil 2 coil 2 में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 बाय 2R2, ठीक है। थियोरेटिकल लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इज इक्वल टू म्यू नॉट I by 2R। we can say that magnetic flux linked with coil 1 that is equal to, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, phi 1 is equal to मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया।
मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लेंगे हम, B2। एरिया कौन सा लेंगे, फर्स्ट कॉइल का, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक हो रहा है, फर्स्ट कॉइल के साथ लिंक हो रहा है। फाई वन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट I2 बाय 2R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर। एरिया ऑफ द फर्स्ट कॉइल इज पाई R1 स्क्वायर। फ्रॉम दिस फाई वन बाय I2 becomes equal to म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर बाय 2R2। क्लियर। फाई वन बाय I2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, M12। वी कैन से दैट M12 is equal to mu naught pi R1 square by 2R2. In this case, M12 is equal to M21, which is equal to M. We can say that it is mu naught pi R1 square by 2R2. Very important result. Clear? Example 6.10, A part. Obtain expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field B, area A and length L of the solenoid. कंसिडर कर लो हमें कोई भी सोलेनॉइड गिवन है, ठीक है। इस सोलेनॉइड में हमें मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला डेराइव करना है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, एरिया A एंड लेंथ L। मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ LI स्क्वायर, ठीक है। हाफ इंटू एल, एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए एल का फॉर्मूला क्या होता है, हमने थ्योरी वाले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। आई फॉर अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। आई को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से। आई किसके इक्वल हो जाएगा, बी बाय म्यू नॉट एन, बी बाय म्यू नॉट एन। यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक म्यू नॉट यहाँ पे बचेगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू ए एल। This is the formula of magnetic energy stored in solenoid in terms of magnetic field B, area A and length L of solenoid. This is the solution of A part. Now the B part of the question is, how does this magnetic energy compare with the electrostatic energy stored in a capacitor? कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसके कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कंपैरिजन करना है। वी कैन से दैट मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हम एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, इट इज इक्वल टू यू बी। इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। यू बी इज इक्वल टू यू बी बाय वॉल्यूम, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी को हम ऐसे यू बी से रिप्रेजेंट करें है ना, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, विच बिकम्स इक्वल टू हाफ इंटू बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू ए एल बाय ए एल। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, ए एल से ए एल कैंसिल हो जाएगा। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यू बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करें, देन इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, देन इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बी की जगह, मैग्नेटिक फील्ड की जगह किसकी बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो यहाँ पे ई का स्क्वायर आ जाएगा। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, म्यू नॉट। म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हम एप्सिलॉन नोट को यूज करते हैं। एप्सिलॉन नोट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको ध्यान होगा जब भी हम एप्सिलॉन नोट को यूज करते थे तो इसको हमेशा डिवाइड में, ठीक है, डिवीजन में इसको अप्लाई करते थे, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन में और इसको हम डिवीजन में अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी डिवीजन में है, इसका मतलब परमिटिविटी किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, हाफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नोट,
क्लियर? अगर हम इन दोनों एनर्जीज का कंपैरिजन करें, दोनों का बिहेवियर सेम है, बोथ आर डिपेंडिंग ऑन द स्क्वायर ऑफ देयर फील्ड्स। यहाँ पे बी स्क्वायर है, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ई स्क्वायर है, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, and also it depends on the magnetic permeability of the free space, and it depends on the permittivity of the free space. Clear? Example 6.11. Kamla paddles a stationary bicycle. The pedals of bicycle are attached to a 100 tons coil. Number of tons हमें कितनी given है? 100 tons. Of area 0.10 meter square. Area कितना है? 0.1 meter square. The coil rotates at half a revolution per second. Frequency हमें given है half per second, and it is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla perpendicular to the axis of rotation of coil. What is the maximum voltage generated in the coil? Maximum voltage का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? E नोट इज इक्वल टू NBA ओमेगा। ये थ्योरी वाले लेक्चर्स में हमने डिराइव किया हुआ है, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF इन केस ऑफ ओरिएंटेशन में आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक टर्म की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, विच बिकम्स इक्वल टू 2 पाई इंटू म्यू। म्यू क्या है? 1/2, which becomes equal to pi radian per second. Omega becomes equal to pi radian per second. Now induced EMF E naught becomes equal to n की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 100. Number of turns is 100. B मैग्नेटिक फील्ड क्या गिवन है? 0.01 टेस्ला. एरिया इज 0.1 मीटर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज पाई. डेसिमल्स रिमूव कर देते हैं. 100 इंटू 1/100 इंटू 1/10 इंटू 3.14 क्या बन जाएगा? 314/100. 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? इट बिकम्स 314/1000. वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू 0.314 वोल्ट. दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल. So this is all about the NCERT examples. नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच.